संघीय व्यवस्था का गठन। अब हम संघीय व्यवस्था के गठन के बारे में पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था का गठन दो तरीके से होता है। कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से गठन संघीय राज्य के उदाहरण हैं। दूसरा तरह की संघीय व्यवस्था का गठन होता है, इसमें राज्य और केंद्र के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे कि भारत, बेल्जियम और स्पेन। यहाँ मैंने पहले भी बताया, यहाँ सत्ता यानी कि शक्ति दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा जो केंद्रीय सरकार पास रहता है और एक हिस्सा जो राज्य सरकार पास रहता है। अब हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है, अब हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान की दो तरीके की सरकार की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में दो तरीके की सरकार की व्यवस्था करी गई है। पहली है संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। एक सरकार है जो पूरे देश के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है, वो है केंद्रीय सरकार। और प्रत्येक राज्य, दूसरी सरकार जो है वो है प्रत्येक राज्य की सरकार। प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए सरकार, जिसे हम प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है। हमारे भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा बहुत ही स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया गया है, ताकि बाद में जाके कोई भी चेंजेस ना करने पड़े। संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय, संघ सूची वो है जो केंद्र सूची, जिसमें 97 विषय हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। उसमें अब पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग आदि विषय रखे गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है। स्थानीय महत्व के विषय, स्थानीय महत्व के विषय जैसे कि जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषयों यथा जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि को राज्य सूची में रखा गया है। और इस राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास ही है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती क्षेत्र में रखा गया है। इसमें 47 विषय आते हैं। स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में स्थानीय स्वशासन है। पर स्थानीय स्वशासन होता क्या है? जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन उस क्षेत्र के लोगों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहलाते हैं। या जैसे कि ग्राम पंचायत। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी गांव में कुछ भी निर्णय लेना होता है, तो गांव के ही बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होकर डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन मतलब निर्णय ले लेते हैं। और ये एक 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 उनमें सरपंच होता है और बाकी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सो एक ऐसी एक ऐसा शासन जिसको उस क्षेत्र के लोग अथवा प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाए, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन दो तरीके के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और नागरिक
संघीय शासन स्थानीय स्वशासन दो तरीकों का होता है, ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में उसके तीन भाग होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में 5 अंग होते हैं, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम पंचायत सचिव। जनपद पंचायत यानी कि पंचायत समिति में 4 अंग होते हैं, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी। जिला जिला पंचायत में 4 भागीदारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समितियां, उप विकास आयुक्त। वैसे ही नागरीय क्षेत्र के 3 भाग होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर निगम के 5 भाग होते हैं, महापौर एवं उप, निगम परिषद, स्थानीय समिति, परामर्श समिति व नगर आयुक्त। नगर पालिका यानी कि नगर परिषद के 4 भाग होते हैं, नगर पार्षद, विभिन्न समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी। नगर पंचायत के नगर पंचायत के 3 अंग होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी। अब हम ग्रामीण स्थानीय निकाय व नागरीय स्थानीय निकाय को विस्तार रूप में पढ़ेंगे। ग्रामीण स्थानीय निकाय में 3 स्तर होते हैं, ग्राम, प्रखंड व जिला। ग्राम का निकाय का नाम होता है ग्राम पंचायत, निकाय मतलब मुखिया। कार्यकाल का ग्राम पंचायत के निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसके प्रमुख को मुखिया कहते हैं। प्रखंड स्तर में निकाय का नाम पंचायत समिति होता है, उसका कार्यकाल भी 5 वर्षीय होता है और उसका प्रधान प्रमुख होता है। जिला स्तर में निकाय का नाम जिला परिषद होता है, कार्यकाल उसका 5 वर्ष होता है और उसके प्रमुख का नाम जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। अब हम शहरी स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ेंगे। शहरी स्थानीय निकाय भी 3 स्तर पर होता है। पहला है कस्बा। एक कस्बा वो होता है जिसकी जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच में होती है। छोटा शहर जिसकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच में होती है और बड़े शहर जिनकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक होती है। एक कस्बे में निकाय का नाम नगर पंचायत होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रधान और उसके प्रमुख को कहते हैं पंचायत अध्यक्ष। एक छोटा शहर, उसके निकाय का नाम नगर परिषद होता है, उसके कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसके प्रधान या प्रमुख को परिषद अध्यक्ष कहते हैं। बड़े शहर उसके निकाय का नाम नगर निगम होता है, उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, उसके प्रधान या प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। अब इससे पहले कि अब मैं आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स करवाऊं, उससे पहले मैं आपको बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है। बिहार की राज्य सरकार 7,000 की आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है। एक पंचायत क्षेत्र लगभग 500 की आबादी पर अपने वार्ड बनाता है, जिनकी संख्या सामान्यतः 15-16 तक होती है। ग्राम पंचायतों का मुखिया प्रधान होता है और उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया जाता है। बिहार में 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। वह समिति का बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का प्रधान सचिव होता है। वह पंचायतों का निरीक्षण करता है। 5 लाख की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अनुसार जिले की सभी पंचायती समितियां आती हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो के अंत में मैं आपको जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो के अंत में मैं आपको परीक्षाओं में अक्सर आने वाले क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगी और उनको लिखना कैसे है वैसे बताऊंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन से हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको इस प्रश्न का उत्तर आता होगा, पर हम फिर भी इसको डिस्कस करते हैं एक बार। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा यह पंचायत के व्यापक सभा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको इस प्रश्न का उत्तर पता लग गया होगा, पर फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत के चार प्रमुख अंग हैं: ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल एंड ग्राम कचहरी। ग्राम सभा यह एक पंचायत की व्यापक सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष की उम्र के हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम रक्षा दल यह गांव की पुलिस की व्यवस्था करता है। ग्राम कचहरी यह ग्राम की अदालत है जिससे न्यायिक कार्य दिए हैं। अगर आप लोग इतना लिख दोगे अपने उत्तर में तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताइए। नगर निगम की आय के प्रमुख साधन 3 हैं: गृह कर, जल कर और मनोरंजन कर। कर मतलब टैक्स। गृह कर नगर निगम गृह स्वामियों से उनकी जायदाद के कर के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत गृह कर के रूप में वसूल करता है। जल कर नगर निगम मकान तथा दुकान के कर मूल्य निर्धारित प्रतिशत लगभग 3% वसूल करता है। मनोरंजन कर यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स यह कर नगर निगम की आय के मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग, साइनबोर्ड आदि से भी कर वसूल जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारे घर के बाहर कई बार बोर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे होते हैं, उसके भी सरकार टैक्स लेती है। क्वेश्चन थर्ड, जिला परिषद के 3 कार्य लिखिए। हमें सिर्फ 3 या 2 कार्य ही लिखने हैं। तो जिला परिषद को प्रशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते हैं। इसे केवल समन्वय लाने वाली और निरीक्षण करने वाली संस्था से में ही स्थापित किया जाता है। इसके कार्य हैं, यह अपने क्षेत्र में पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती है। पंचायत समितियां अपना वार्षिक बजट पास करके जिला परिषद उस पर सोच विचार कर अपनी स्वीकृति देती है। क्वेश्चन 4, ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें।
हम लोग पहले इसके कार्य का वर्णन करेंगे और उसके बाद हम उसकी शक्तियों का वर्णन करेंगे। ग्राम पंचायत के कार्य। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना ग्राम पंचायत का एक प्रमुख कार्य है। प्राकृतिक विपदा में सहायक करने का कार्य, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रम हटाना, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। ये सब ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य हैं। हम इसको एक बारी फिर से डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में सहायक करने का कार्य, सार्वजनिक संपत्ति में अतिक्रम हटाना, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। इस उत्तर को आप लोग याद कर लीजिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आता है। अब हम ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटाने की तथा उसके संपत्ति करने की शक्ति। करोड़ोंपन, वार्षिक कर जैसे जल कर, स्वच्छता कर, मेलोहाटों में प्रबंध कर, वाहनों के निबंधन पर फीस तथा क्षेत्र अतिकर में चलाई व्यवस्थाओं का निरंजन पर कर, ये सब ग्राम पंचायतों की शक्तियों के अंदर आते हैं। क्वेश्चन 5, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। नगर निगम नागरिकों की सेनाएं आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करती है। नगर निगम के कुछ कार्य ये हैं: नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना एवं उसकी देखभाल करना, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना, पीने के पानी का प्रबंध करना, गलियों, पुलों एवं उद्यान की सफाई एवं निर्माण करना, ये सब नगर निगम के प्रमुख कार्य हैं। हमारा इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद मैं आपको पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।